ऑलराइट, पिछली क्लास में हमने क्या किया था? पिछली क्लास में हमने किया था कि हाइड्रोजन को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने उसकी कर ली थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू द सेकंड टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। ओके, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेसिकली बहुत ही स्टेबल है और वो सिर्फ डिसोसिएट करता है एट अ हाई टेम्परेचर ऑफ 2000 केल्विन। 2000 केल्विन से नीचे ये डिसोसिएट नहीं करता। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसकी जो डेल्टा H है, हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी किया था, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो इसकी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 435.9 किलो जूल्स पर मोल। 435.9 किलो जूल्स पर मोल, right? Still it reacts with metals and non-metals in different manner. तो अगर हम लोग metals के साथ रिएक्शन करें तो ये रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनाता है। रिएक्शन विद metals, it forms respective hydrides of the type, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोडियम को रिएक्ट कर रहे हैं विद हाइड्रोजन, तो ये हमें क्या दे रहा है? सोडियम हाइड्राइड। उसी तरह से अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये हमें देता है CaH2 and this is known as what? This is known as hydrolith. Okay, this is known as hydrolith. ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ट्रांजिशन मेटल्स कौन से हुए? डी ब्लॉक मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव कौन सा? प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल एंड सो ऑन। इनके साथ ये स्पेशल काइंड ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है व्हिच आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ोगे इसको नेक्स्ट ईयर कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्या होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक साइट होती है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, एक एम्प्टी स्पेस होता है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से ले रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो बीच में ये वाली आपको एम्प्टी जगह नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन डी ब्लॉक के साथ ये बनाता है, इस तरह के क्रिस्टल्स बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, ऑल्सो हाइड्रोजन जब भी हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं तो ये जो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि दे आर यूज्ड एज व्हाट? दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, सो ये प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल जो है ये एक सरफेस की तरह बिहेव करता है जिस सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है। ओके, तो हाइड्रोजन जब उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो फास्टर हो जाती है, कैटलिस्ट रिएक्शन को, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है ना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज ऑक्लूजन। ठीक है, सो क्या होता है ऑक्लूजन? लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, प्रॉपर्टी ऑफ adsorption of a gas on the surface of metal, on the surface of metal, this is known as occlusion. ठीक है, सेकेंड ये नॉन मेटल्स की साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है H2 प्लस O2। अगर हम एक
इलेक्ट्रिक स्पार्क इसमें लगाएं या इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इट फॉर्म्स वाटर। ठीक है, सिमिलरली ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है in presence of a catalyst. Catalyst is Fe and promoter molybdenum. ठीक है, the reaction takes place at low temperature and high pressure to form ammonia, right? और इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? इट इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस जिससे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं अमोनिया इंडस्ट्रियली। ठीक है, फिर ये बाकी हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म रिस्पेक्टिव हैलाइड्स। जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव 2HF। ठीक है, उसी तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा to give 2HCl and so on। ठीक है, सो ये इस तरह से हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करता है। Then number 3, it reacts with metal oxides। Reaction with metal oxide। मेटल ऑक्साइड से ये ऑक्साइड को मेटल से रिमूव करेगा। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे CuO है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CuO इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन टू कॉपर, सॉरी। ठीक है, CuO इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। सिमिलरली अगर हम ZNO लें तो ये भी जिंक में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर हम लेड ऑक्साइड लेते हैं तो ये भी लेड में रिड्यूस हो जाता है, राइट? सो दिस इज द थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मिथेनॉल। Okay, so it is reacting with fourth reaction, reaction with carbon monoxide। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हम लोग यूज करते हैं एक कैटलिस्ट विच इज जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसके साथ रिएक्ट करके इट इज गोइंग टू गिव अस मीथेनॉल। मीथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? CO plus H2 CH3OH। Reaction takes place in presence of zinc and chromium trioxide। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाली रिएक्शन आपने करी हुई है, रिएक्शन विद unsaturated hydrocarbons। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कि अगर हमारे पास CH2 है और हम हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट से निकल, सो ये हमें क्या दे देता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स CH3 एंड CH3। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। यूजेस लिखो हाइड्रोजन की। Uses of hydrogen, number 1, it is used as a reducing agent
It is used as a reducing agent. Number 2, in the manufacture of vanaspati ghee, by hydrogenation of vanaspati ghee, by hydrogenation of vanaspati oils. Number 3, it is used in the manufacture of ammonia. It is used in the manufacture of ammonia. Number 4, it is used in atomic hydrogen torch and oxyhydrogen torches for cutting and welding. Oxyhydrogen torches for cutting and welding. It is also used in bubble chambers for study of high energy particles. Study of high energy particles. ठीक है? Then what is our next topic? हमारे पास जैसे आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के. आइसोटोप्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हाइड्रोजन के पास कितने, क्या चीज डिफर होती है उसमें? मास नंबर इज डिफरेंट. तो मतलब कितने न्यूट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स डिफाइन करते हैं. उसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का न्यूक्लियस प्रेजेंट है हाइड्रोजन के अंदर, हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको. वन इज ऑर्थो एंड द अदर वन दैट इज पैरा हाइड्रोजन. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. राइट? नाउ वी नो दैट एक हाइड्रोजन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ओके, सो इफ वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, we can show those 2 atoms like this, right? और यहाँ पे सेंटर में इसका न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है. ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी भी मूवमेंट होगी. the nucleus that is going to spin. ओके, अगर ये न्यूक्लियस दोनों एटम्स के सेम डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, if they are spinning in the same direction, then that is known as what? It is known as ortho hydrogen. It is known as ortho hydrogen. ठीक है? और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, one is spinning clockwise and the other one is spinning anti-clockwise, then this is known as para-hydrogen. ठीक है? So ortho-hydrogen and para-hydrogen, इनको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं. ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है that is hydrides. What do we understand by hydrides? हाइड्राइड्स क्या हुए, जैसे कि हमने अभी बनाए थे मेटल्स के साथ कंबाइन करके, मेटल्स जो हाइड्रोजन के साथ बनाता है कंबाइन करके, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स जो है दे आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन दे आर नोन एज आयनिक और सॉल्ट
like हाइड्राइड्स, आयनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। ये जो आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय व्हाट? दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और ये वो बनाते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत हाई नहीं होती। Those metals which have low ionization energies, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम, एल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है ना, सो लिथियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है टू मेक लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम टू गिव अस 2KH, ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम, right? And let's take another strontium. So all those metals which have low value of ionization energies, वो सारे क्या बनाते हैं? They all are going to form ionic or salt-like hydrides. The second type of hydrides which we have, they are known as molecular or covalent hydrides. They are known as molecular or कोवलेंट हाइड्राइड्स। जो मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, ये उनके साथ बनते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, कार्बन की, फिर उसके बाद हाइड्रोजन से जिनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, फिर उसके बाद हेलोजन्स की। तो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन्स, इन सब के साथ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स बनाते हैं ऑफ द टाइप जैसे HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। फिर अमोनिया हो गया, बोरेन, डाइबोरेन B2H6, फॉस्फीन, CH4 and so on. All these they are known as what? They are known as molecular or covalent hydrides. The third type of hydrides which we have, they are known as metallic or interstitial hydrides. Now as I told you कि जो D ब्लॉक वाले होते हैं, D ब्लॉक के all are metals, तो D ब्लॉक के साथ जो ये बनाते हैं हाइड्राइड्स, that is known as what? Metallic or interstitial hydrides. जैसे for example we can take chromium hydride. Chromium belongs to B block, ठीक है। उसी तरह से और एग्जाम्पल आप लिख लो, स्कैंडियम हाइड्राइड, स्कैंडियम हाइड्राइड, लैंथेनम हाइड्राइड, लैंथेनम F ब्लॉक को बिलोंग करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। जिरकोनियम हाइड्राइड लिख लो, जिरकोनियम हाइड्राइड, वेनेडियम हाइड्राइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इस पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हाइड्राइड गैप। ओके, सो हाइड्राइड गैप बेसिकली क्या होता है? द मेटल ग्रुप्स ऑफ 7, 8 and 9, मेटल ग्रुप्स ऑफ 7, 8 and 9 do not form hydrides. Metal groups of 7, 8 and 9 do not form hydrides. जैसे for example मैंगनीज हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता, ठीक है, आयरन हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता, कोबाल्ट हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता, राइट। 7 में हमारे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? मैंगनीज
तो मैंगनीज से नीचे जितने भी आते हैं, आयरन से नीचे जितने भी आते हैं और कोबाल्ट के नीचे जितने भी आते हैं, ये हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते, देयरफॉर दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। थर्ड से 12th तक बी ब्लॉक हुआ ना, सो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ फॉर्म करेंगे, फिर 7th, 8th, 9th नहीं करेंगे और फिर उसके बाद 10th, 11th, 12th करेंगे। तो ये तीन ग्रुप्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज हाइड्राइड गैप। ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट आर हाइड्राइड्स एंड द टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स? अगर क्वेश्चन आया तो कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? We get another very important compound of hydrogen which is known as water. Okay, now when we are studying water, so water is our basic need for survival, plants and animals both, for all living beings. Water जो है that is an essential part of our body, ठीक है, और इसके बगैर लाइफ जो है that is not going to be possible. जब हम अर्थ पे देखते हैं तो हमें पता है कि almost 75% जो है that is going to be water, ठीक है, और लैंड जो है that is कम, less, ठीक है। सो इसमें जो ओशंस होते हैं, ओशंस में टोटल परसेंटेज ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 97.3%, राइट। सो ओशंस दे कंट्रीब्यूट 97.3% और रिवर्स जो है वो सबसे कम कंट्रीब्यूशन करते हैं टुवर्ड्स वाटर, दैट इज ओनली 0.001, ठीक है, 1%, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू give. Now when we are looking at the structure of water, हमें पता है, we have already done कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, right, and these are both the hydrogens. Because of the lone pair of electrons, bond angle जो है इसका कम हो जाता है, right, bond angle कितना है? 104.5 degrees only. The hybridization which is present over here, that is sp3, ठीक है। Now water में एक बहुत peculiar आप कह सकते हो या एक specific characteristic है जिसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as hydrogen bonding. Hydrogen bonding. It is due to this extensive hydrogen bonding कि water exists as a what? Associated molecule. Water exists as associated molecule. ठीक है, क्योंकि water as associated molecule exist करता है, therefore the state in which water exists as at room temperature वो liquid है, ठीक है। Secondly, it has high boiling point of 373 Kelvin, ठीक है। जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं आइस का, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको आता है, तो आइस का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि इन आइस वन ऑक्सीजन दैट इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू two hydrogens and is again bonded to two hydrogens with the help of hydrogen bond, right? So हर एक ऑक्सीजन जो है that is bonded to how many hydrogens? 4 hydrogens. उसी तरह से अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये नेक्स्ट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को भी 4 बनाने हैं, सो ये 4 हाइड्रोजन क्या कहते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब जो सेकेंड ऑक्सीजन हमने शो किया वो भी आप देख लो, इट इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन्स बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड 2 हाइड्रोजन्स बाय कोवलेंट बॉन्डिंग,
ये वाला जो हाइड्रोजन है that is covalently bonded to another oxygen. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये इस ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, उसी तरह से ये, and there is going to be a hydrogen bond with this. ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखते हैं तो यहाँ पे ये एक खाली स्पेस बच गया. Because of this empty space, ice has air spaces inside, due to which it is going to float on water. ठीक है, so ये क्वेश्चन आ जाता है कि although ice is solid, still it floats on water. तो उसका आप आंसर क्या लिखोगे? This is because of the tetrahedral structure of ice, in which each oxygen is covalently bonded to two hydrogens and bonded to two other hydrogens by hydrogen bonding. As a result of that, air spaces are created in the structure of ice, which makes it lighter than water and it floats on water. So ये एक क्वेश्चन हमको आ सकता है, right? Physical properties लिखते हैं water की. Number 1. Physical properties, number 1, it has a freezing point of 273.15 Kelvin and boiling point of approximately 373 Kelvin. किसी पे 373.2 भी दे रखा है, ठीक है, सो पर हम लोग कितना लेते हैं, 273 लेते हैं और 373 लेते हैं. Number 2, water has a maximum density of Water has a maximum density of 1 gram per centimeter cube at 4 degree Celsius. At 4 degree Celsius. इसकी भी एक हमने जब केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर किया था तो इसकी भी एक एप्लीकेशन की है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसपे वाटर जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो अंडर द, वो क्या कहते हैं उसको, आइस रहती है एट वेरी लो टेम्परेचर्स. ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री पे जो डेंसिटी है वाटर की दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, फिर नंबर 3, वाटर हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर हैज स्ट्रॉन्ग hydrogen bonding, due to which it exists as associated molecule and water is polar in nature with a dipole moment of 1.84 d. राइट, क्योंकि ये पोलर है तो ऑलमोस्ट जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे इसमें सॉल्युबल होंगे. जितने भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो सारे इसमें सॉल्युबल होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, इट इज नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ठीक है, बिकॉज इट प्रैक्टिकली डिसॉल्व्स एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बुलाते हैं. ठीक है, देन वी गो ऑन